हेलो बच्चों। तो आज का हमारा सेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसे आराम से, एक एक करके एक एक टर्म समझते हैं। सी वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? द ग्रेविटेशनल फोर्स, बस आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये तो हम सबको पता है, अट्रैक्टिव। इसकी वजह से क्या होता है? सो द अर्थ अट्रैक्ट्स every particle towards its center by the force of gravity, तो इसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आप लोग नोट कर लें, क्योंकि क्या है, बोलने से आप सुन तो लेते हैं लेकिन सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हमारे ब्रेन में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल विच इज इक्वल टू, अब ग्रेविटी किसके बराबर होती है? विच इज इक्वल टू द वेट। ये तो हम सबको पता है कि ऐसा होता है, और वेट को हम लोग W बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि एग्जाम्पल में चलो हमने एक बॉडी ले लिया, ऐसे एक अनइवन टाइप की एक बॉडी ले लिया, और ये होता है कि कोई भी बॉडी है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब वो पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हैं, पार्टिकल जिनका वेट जो है वो W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, W5 है, W6 है, W7 है, W8 है, W9 है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें भरे हुए हैं। सो ए बॉडी कैन बी कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिनके वेट क्या है? W1, W2, W3 एंड डॉट डॉट, बहुत सारे वेट्स हैं। और हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं? अभी देखो W1 वेट है तो इसका वेट नीचे, ग्रेविटी वेट इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, सबका ऐसे नीचे लगेगा और पैरेलल होगा। कैसा होगा? डाउनवर्ड एंड पैरेलल, डाउनवर्ड एंड पैरेलल, डाउनवर्ड एंड पैरेलल वेट लग रहा है इन सब का ग्रेविटी। सो वी कैन से, अभी सबका देखो ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, तो भाई कोई एक ऐसा पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि जहाँ पर ये W1, W2, W3, W4 सबका एक साथ एक्ट करे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन से दैट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, क्या कह सकते हैं हम लोग? द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ all forces can be equal to entire weight of particles, तो कौन से वेट है? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर ये टोटल वेट को हमने कैपिटल W कंसीडर कर लिया तो क्या हो सकता है? W1 प्लस W2 प्लस W3
प्लस ऐसे ऐसे n तक चले जाएंगे, जहाँ तक जितना हमारा वेट होगा। ठीक है, अब क्या आपको समझ में आ रहा है? W1, W3, W सबको तो हमने देखो पॉइंट कर दिया, फोकस कर दिया कि कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि ये जो कैपिटल W है ये कहाँ पर एक्ट होगा? वेयर? कैपिटल W कहाँ पे एक्ट होगा? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे एक्ट होगा। सो द वेट W, क्या हम जानते हैं? द वेट W इज कंसीडर्ड the weight W is considered where? To act at point, to act at point, to act at point G। हम ये कंसीडर करते हैं कि इसका वेट एक पॉइंट G पर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, वेयर? वेयर क्या होगा? सच दैट the algebraic sum of moments, algebraic sum of moments due to weight weights W1, W2, W3 dot dot of each particle about the point, each particle about the point G is 0। इसको हम आपको सिंप्लीफाई करके समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक बॉडी है, यहाँ पर वेट W1 है, यहाँ पे W2 है, यहाँ पे W3 है, W4 है, W5 है, ऐसे सब लग रहे हैं। अब मान लेते हैं पॉइंट G यहाँ पर है। कहाँ पर? ये पॉइंट G है, इसी पे सारे कंसंट्रेटेड हैं। तो क्या कर सकते हैं? सभी इसी पर एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या होता है? अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ W1, W2 विद रिस्पेक्ट टू हियर एंड दिस साइड, इन दोनों का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हियर। सो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट भाई, मोमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल और जीरो होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या अब ये अगर मोमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे बहुत सारा बॉडी है, यहाँ पे W, तो इसी तरीके से एक पॉइंट जिसके अराउंड जो मूवमेंट है सभी वेट्स का, वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सो जहाँ पे ये जीरो हो रहा है ना, इसी पॉइंट को ये जीरो हो रहा है, सो दैट पॉइंट G इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे उसे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया होगा? अगर नहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? नाउ वी कैन डिफाइन दैट, क्या डिफाइन कर सकते हैं? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द CG ऑफ ए बॉडी, ये अच्छा डेफिनेशन है, इज द पॉइंट, क्या होता है? इज द पॉइंट about which the algebraic sum of moments
of all the weights of particle constituting the बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल हैं इज 0। इसको एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बता दूं कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड जितने मूवमेंट्स होते हैं सभी पार्टिकल्स का क्या हो, 0 हो बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो कम समझ में आ रहा है तो ये याद कर लो क्या है, सी जी इज ए पॉइंट, हम आपको कई सारे डेफिनेशन दे दे रहे हैं, at which all weights of body is considered to act। ठीक है, एक पॉइंट जिस पे हम ये कंसीडर करते हैं बॉडी का पूरा वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। सो अभी देख लेते हैं कि सी जी कहाँ डिपेंड करेगी। द पोजीशन ऑफ सी जी डिपेंड्स, कहाँ डिपेंड करेगी एक बार ये भी देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ सी जी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, कुछ और पॉइंट्स। सबसे पहला तो शेप ऑफ बॉडी, दूसरा मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मास का कैसा है, डिपेंड करेगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन एंड ऑड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसको आप सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और एक हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, वो क्या है, आप उसे नोट में लिख लें। कहाँ लिखना है, नोट में। क्या है नोट, वो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी that the CG या center of gravity always be within the material of body। इसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो सीजी है वो बॉडी के अंदर ही हमेशा रहे, वो बॉडी के बाहर भी जा सकते। जैसे हमने एक बॉडी कंसीडर करते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक बॉडी में कंसीडर करता हूँ, इस टाइप का एक बॉडी में कंसीडर कर लेता हूँ। अब आप खुद देखो, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये इस मटेरियल के अंदर नहीं होगा। चलो एक रिंग मान लेते हैं, या आपको अच्छा दिखाना चाहूँ मैं तो एक सर्कल बना के वापस से एक सर्कल बना देते हैं, तो एक रिंग बन गई हमारी। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा, देखो ये रिंग का मटेरियल है, ये क्या है, ये मटेरियल है, बॉडी के अंदर नहीं रह गई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ गई, बॉडी के बाहर सेंटर में आ गई है। तो हम लोगों को क्या है कि ये समझना रहता है हमेशा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो कहाँ पे लाई करेगी। तो अपने को जो है ये हमेशा जो है पता रहना चाहिए। अब जैसे ये बॉडी हो गई हमारी, अब इस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अंदर लाई नहीं करेगी,
तो ये कुछ स्पेशल ऐसे केसेस हैं जिस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारी बॉडी से बाहर कई बार हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर कोई भी डाउट है तो आप एकदम मतलब निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई करेंगे 100% हम। ठीक है, आगे बढ़े, हम इसके साथ खेलते रहते हैं बोर्ड के साथ, अच्छा लगता है। तो इसके बाद अभी हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और उसका नाम है, या इसके पहले हम आपको कुछ पोजीशंस और बता देते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है किस केस में। ठीक है, चलो बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है इस टाइप का, क्या है, एक रॉड है। तो रॉड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसके सेंटर पॉइंट पे रहती है, कहाँ पे, सी जी जो इसका कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे होता है। कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट पे। वैसे बुक में दिया रहता है, आप देख सकते हो। अगर कोई ऐसा ये बना हुआ है, ये क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसका जो सेंटर रहता है, सी जी का जो पॉइंट रहता है वो इसका है ज्योमेट्रिक सेंटर, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अब आपको ये रिंग में दिखा देता हूँ, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो भी इसके सेंटर पे रहता है ना, सेंटर ऑफ रिंग। कोई ट्रायंगुलर लैमिना बना हुआ है इस तरीके से, कोई एक ट्रायंगुलर लैमिना बना हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो मीडियंस आती हैं इसकी, क्या होती हैं, मीडियंस जहाँ से होके जाती हैं, मीडियंस जहाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, ये वहाँ पे होता है। तो आप समझ गए होंगे शायद इसे अच्छे से। कुछ और पॉइंट्स हम आपको लेके दिखा देते हैं कि चीज़ें कहाँ पे लाई करेंगी। और जैसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है कोई इस टाइप का, कोई पैरेललोग्राम है, तो उसका कहाँ पे होगा, जहाँ पे इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और कोई रेक्टेंगल है इस टाइप का, या कोई स्क्वायर है, तो इन सभी केसेस में जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही पॉइंट होगा हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप में तो सिंपल ज्योमेट्री है बिल्कुल, तो इतना काफ़ी होगा शायद। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से आप शुरू हो जाइए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो पढ़ लेते हैं, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम से तो लग रहा है कि सर्कुलर मोशन कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम से लग रहा है ऐसा कि कुछ चेंज नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें। तो चलो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और ये एक सर्कुलर पाथ है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है पाथ का r है, और अलग अलग पॉइंट पे मैं वेलोसिटीज बना देता हूँ। जो हमारा पार्टिकल होगा वो अलग अलग पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटीज रहती हैं वो मैं बना देता हूँ, वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन क्या है। तो ये मान लेते हैं कि v वेलोसिटी है, जो पार्टिकल है इसके पास, ये पॉइंट A पर है, ये पॉइंट B पर है, पॉइंट C पर है, पॉइंट D पर, ऐसे आप बहुत पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो चीज़ें हैं वो जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हम ये मानते हैं कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल जो इस पे मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट, वो क्या है, वो कांस्टेंट है, तो रिमेन्स सेम। अगर आप कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो यहाँ पर भी
10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब सेम है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों एक चीज कि चलो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे जो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल या डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन के टाइम पे क्या हो रहा है? इट चेंजेज। क्या होता है? चेंज कर रहा है भाई, इट चेंजेज। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज, तो हमारी जो वेलोसिटी होती है ना दोस्तों, वेलोसिटी के पास ये एक वेक्टर, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। अब कोई एक चीज़ बदल जाए या दोनों बदल जाएं तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो दैट मीन्स थर्ड पॉइंट आप क्यों क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजेज। दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजेज। वेलोसिटी चेंजेज। अब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या कि वेलोसिटी चेंजेज, दैट मीन्स फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो देयर इज एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं हम लोग? दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। अब एक फिगर मैं आपको और बना के दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये ही वाला वो पाथ है जो यहाँ पे दिख रहा था। अब इस जगह पे क्या होता है? ये एक्सेलरेशन है, इसका जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो फोकस्ड है टुवर्ड्स सेंटर। किधर फोकस है बच्चों? जो एक्सेलरेशन है वो फोकस्ड है टुवर्ड्स सेंटर। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? अब इस एक्सेलरेशन में भी ना इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। देखो पहले डायरेक्शन किधर का था? वेस्ट का था, फिर इधर साउथ का हो गया, फिर इधर ईस्ट का हो गया, फिर इधर नॉर्थ का हो गया। सो दैट मीन्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग ऑफ द पार्टिकल। सो इस एक्सेलरेशन में जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें भी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यू बदल रहा है। सो अब इसका डायरेक्शन क्या है? बदल तो रहा है लेकिन हमेशा किधर है? टूवर्ड्स सेंटर। द डायरेक्शन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स center. So this acceleration is called, क्या हो गया? चलता नहीं कभी कभी। This acceleration is called centripetal acceleration. क्या बोलेंगे? centripetal acceleration। और इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों वो होती है AC इज इक्वल टू v²/r। तो अगर आपको इसका डेरिवेशन सीखना है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम इसका डेरिवेशन भी आपके पास ले आएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखते हो कि किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन आ जाता है तो फोर्स अपने आप आ जाता है, और अगर फोर्स आ जाता है तो भी एक्सेलरेशन आ जाता है कि नहीं? तो क्या होगा? फोर्स अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हम आपको एक फोर्स भी निकाल के दिखाई देते हैं। एक फोर्स आ रहा है तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो एफ इज इक्वल टू मास, तो यही एक्सेलरेशन हमारे पास v²/r है। सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू mv²/r। सो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे इसे? इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि क्यों आया है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। तो अप टू दिस पॉइंट सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, आई होप कि क्लियर होगा। अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट में आपको थोड़ा डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, विल एक्सप्लेन। ठीक है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स को समझने के बाद अब बारी है कि हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बारे में भी स्टडी कर लें। तो चलो ये लास्ट
टॉपिक है, बने रहिए हमारे साथ, बस 5-10 मिनट और लगेगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या पढ़ लेते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सबसे पहले हम यहाँ आपको बता देते हैं कि ये नॉन रियल है। क्या है? नॉन रियल फोर्स है। आप इसको स्यूडो फोर्स भी कह सकते हैं, स्यूडो फोर्स। तो भाई ये नॉन रियल और स्यूडो फोर्स क्या है अभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये रियल में वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, फिजिक्स के हिसाब से। चलो बताता हूँ, डिस्कस करते हैं हम लोग इस पर। तो आपने जाइंट व्हील समझते होंगे ना, झूला झूले होंगे आप कभी मेले वेले में जाते हैं तो। चलो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जितना अच्छा बुरा जैसा बन जाए। अब ये मान लेते हैं जाइंट व्हील का सेंटर है। क्या है? सेंटर है। अब इसमें बहुत बकेट सीट होती हैं जहाँ पे आप बैठते हैं अपने किसी खास मित्र के साथ। 2 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पे हमने 4 बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं। अब इधर क्या रहता है? इस साइड में इधर टेंशन रहेगा, इधर भी टेंशन रहेगा। इन्वर्ट क्या है? टेंशन है। इन्वर्ट क्या है? टेंशन है। टेंशन में रहता है बेचारा ये भी। और इसका जो मोशन होता है जाइंट व्हील का, ये ऐसा इस डायरेक्शन में, ऐसा डायरेक्शन में, ऐसा डायरेक्शन में, ऐसा बना हुआ है और ऐसा सर्कुलर है। सपोज करो आप 3 लोग जो है वो गए हो मेले में घूमने, और आपको जाइंट व्हील पे एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। तो आपका एक फ्रेंड, मान लेते हैं नाम ए है और दूसरे का बी है, वो दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं, और आप नीचे यहाँ खड़े होके, नीचे इस जगह पे खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप चूंकि यहाँ खड़े हैं, रेस्ट पर हैं, तो आप किस में हैं? आप हैं एक स्टेशनरी फ्रेम में। किस में? स्टेशनरी फ्रेम में हैं आप एक। ठीक है, अब चूंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं आजकल, तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप इस जॉइंट व्हील के मोशन को देख रहे हैं। अब जो आपका जो और दोनों दोस्त थे वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मान लेते हैं कि जो ए है वो बी को ऑब्जर्व कर रहा है, और जो यहाँ पे सी फ्रेंड है आपका, वो भी बी को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो चलो हम देखते हैं, इन ऑब्जर्व करने के बाद जब ऑब्जर्व करते हैं तो किसको क्या पता लगता है। तो पहले हम सी की बात करते हैं। अब देखो ए जो है, ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें किसका? बी का। या ऑब्जर्वेशन देखें हम पहले सी का देख लेते हैं। सी का ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? सी ने क्या कहा? अब इनके पॉइंट्स को हम एक एक पॉइंट में आपको लिख देते हैं। चूंकि सी किसमें है? ये स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बी इज मूविंग। कैसा कर रहे हैं? इनको दिखा बी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये बात सी को समझ आई। सी अभी फिजिक्स पढ़ रहा है, समझदार है ये, मान लो आप। अब सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो अलोंग द टेंशन लाइन पे क्या लगेगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स आ जाएगा सेंट्रीपिटल। तो आप ये मान लो इसको क्या लग रहा है? एफ सी बी इज एक्टिंग ऑन बी। बी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो क्या लगाएगा? प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन। क्या करेगा? फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने आप। और क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंजिंग, बिकॉज डायरेक्शन बदल रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। वेलोसिटी चेंजेज। ठीक है, ये तो इतनी चीज़ें कौन ऑब्जर्व किया? बी ऑब्जर्व कर रहा है। अब जो ए ऑब्जर्वर है, कौन सा? ए, जो उसके बगल में बैठा हुआ है, वो क्या देख रहा है? वो तो मोशन में है ना, दैट मीन्स एक रोटेटरी फ्रेम में है। कौन से फ्रेम में है? रोटेटरी फ्रेम में है वो। देखते हैं उसने क्या ऑब्जर्व किया। अब देखो, वो तो बी के बगल में ही बैठा हुआ है, तो इसका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा रहेगा, या आप ऑब्जर्व करो आपको भी लगेगा कि बी इज एट रेस्ट। कहाँ पे है? बी रेस्ट पे है। भाई विद रिस्पेक्ट टू ए, बी कहाँ मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन क्या देख रहा है? चूंकि ये
जॉइंट व्हील में क्या टेंशन है इधर जिससे ये कनेक्टेड है, तो टेंशन लाइन पे क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसने क्या कहा कि बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, फोर्स इज देयर। ध्यान से समझ लो, इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसने क्या कहा कि भाई सेंट्रीपिटल इसको अंदर तो खींच रहा है, बट ये क्या है, बड़ा स्टेबल कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स लगे और स्टेबल में है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और बॉडी क्या है, स्टेबल में है बी फिर भी। तो इसका मतलब क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। ऐसा ए ने इमेजिनेशन किया कि जो फोर्स एक अंदर की तरफ लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी एक फोर्स लग रहा है। तो इसको इसने क्या बोल दिया है ना, तो एज्यूम्ड इमेजिनरी, यहां पे हम लिख देते हैं एज्यूम्ड इमेजिनरी फोर्स ऑन बी विच इज away from the center, away from the center है। और इन्होंने इस फोर्स को बोल दिया that force called centrifugal force। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया बच्चों। सो बी पर एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको हम लोग एफ सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, उसको इधर एक बैलेंस कर रहा है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलेंगे, या सेंट्रीपिटल को वो बैलेंस कर रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, एफ सी पी इज इक्वल टू माइनस एफ सी पी, एफ सी एफ, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स हैं। कैसे हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर। एफ सी पी किधर लग रहा है, सेंट्रीपिटल, ये लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। और जो एफ सी एफ है वो कहां लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों इसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक सेंटर के अंदर की तरफ, दूसरा बाहर की तरफ, नेचर में बराबर होते हैं, वैल्यू उतना ही होगा। एफ सी एफ ऑल्सो इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहेगा, मास भी बढ़ेगा तो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। लेकिन अगर रेडियस जो पाथ है सर्कुलर, ये रेडियस अगर जितना बड़ा होगा ये फोर्स क्या होगा, उतना ही वीक होता जाएगा, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो। अगर हम रेडियस बढ़ा देंगे हमारे पाथ का तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। अब आप लोग इसे साइकिल और बाइक अगर चलाते होंगे तो टर्न के केस में आप देखते होंगे, जब आप टर्न करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और उसको बैलेंस करता है बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों एक साथ एक्ट होते हैं हर जगह पे, अकेले अकेले नहीं रहता। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक नॉन रियल या स्यूडो फोर्स है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होता है, एक रियल फोर्स है, एक्ट करता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो, मौज मस्ती करो। फिर मिलेंगे आप हम लोग एक अगले सेशन में। चैप्टर 1 आपका पूरा हो गया, बी एंड सी पार्ट। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में।